चलो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ए आर का, स्कल्प्टर इज टू चीजल, ये क्या है? इक्विवेलेंट टू, ऑर्डर इज टू वॉट, ये एनालॉजी है, वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो स्कल्प्टर जो है वो चीज़ें बनाने के लिए चिजल यूज़ करता है, मतलब वो टूल यूज़ करता है। तो ऑर्डर लिखने के लिए क्या यूज़ करता है? हाँ, अब बोलोगे पढ़ने के लिए तो बुक ही यूज़ करता होगा, नहीं। तो वो इसका इससे रिलेशन, मतलब इसका ये टूल का यूज़ करते हैं अपने आर्टिकल को बनाने के लिए। तो ऑर्डर यूज़ करते हैं पेन, ठीक है। तो ऑर्डर के लिए टूल क्या है? पेन, जैसे स्कल्प्टर के लिए है चिजल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन क्लॉक एंड्स एट 3:40 PM। तो इसका एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, 11/2m माइनस 30h मॉड्यूलस। मॉड्यूलस साइन क्यों लगाते हो? कि अगर डिफरेंस नेगेटिव भी आए तो एंगल कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। m की जगह आपको क्या रखना है? 40, h की जगह क्या रखना है? 3। तो ये 11/2 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 3, ठीक है। तो 220 ज़ा 40, दैट इज 220 माइनस 90। तो ये वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू है तो मॉड को अवॉइड कर दो, आंसर आएगा आपका 130 डिग्री, ठीक है। ये है फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड ये है कि आप विदाउट फार्मूला कर सकते हो। आपको 340 पे क्लॉक को इमेजनरी पोजीशन पे देखना है, आर एंड को 3 पे रखना है, मिनट एंड को 40 पे मतलब 8 पे रखना है। तो 3 और 40 के बीच में इनिशियल एंगल होगा 150 डिग्री का, ठीक है। अब क्योंकि 40 मिनट्स, मिनट हैंड को चेंज नहीं करना है, मिनट हैंड कांस्टेंट 8 पे ही रहेगा, ठीक है। आपको बस देखना है कि 40 मिनट में आर एंड कितना चलता है। तो आर एंड की स्पीड होती है हाफ डिग्री पर मिनट। तो अगर 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है तो 40 मिनट में चलेगा हाफ इंटू 40, ठीक है। तो हाफ इंटू 40 होता है 20 डिग्री। तो आर एंड जो आपने इमेजनरी 3 पे एग्जैक्ट रखा था वो एक्चुअली 20 डिग्री नीचे होगा। तो 150 में से आपको 20 माइनस करना है, दैट इज 130 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन बी, ठीक है। ये सब अपन ने एआर की क्लास में डिस्कस किया है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, 8 पीपल ए टू एच आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। ये कुछ क्लूज गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट? भाई आइडेंटिफाई द क्वेश्चन टाइप। करेक्ट अरेंजमेंट पूछ रहा है, अरेंजमेंट ऑलरेडी गिवन है, मतलब वो आपको सिर्फ टाइम टेस्ट कर रहा है। तो करेक्ट अरेंजमेंट है वो क्वेश्चन है, तो आपको बस अपने जो क्लूज लिखे हैं वो मैच करवाने, इन ऑप्शंस में मैच हो रहे हैं कि नहीं। तो पहला क्या बोल रहा है? डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए के इमीडिएट राइट पे डी होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन आंसर देखना है। ए के इमीडिएट राइट पे यहाँ पर है, ये नहीं है, और इधर भी नहीं है, तो ये भी आउट हो गया, यहाँ पे है, तो ठीक है। ई सिट्स एट द लेफ्ट हैंड, तो ई लेफ्ट हैंड में दो ही ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट पे सी है, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट पे सी होना चाहिए। तो 1 2 3 इसमें भी है, 1 2 3 इसमें भी है, तो ये भी कंडीशन मैच हो रही है। नेक्स्ट, बी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के इमीडिएट राइट पे, ई के इमीडिएट राइट पे बी होना चाहिए, मतलब ई भी कंटिन्यूस दिखना चाहिए, कंजिक्यूटिव यहाँ नहीं दिख रहा, ऑप्शन आउट। स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क कर दो ये, क्योंकि अगर इसमें भी नहीं हुआ तो टेक्निकल एरर होगा पेपर में, ठीक है, जो कभी होना नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। देखो नेक्स्ट, स्टडी फॉर एग्जाम का कोड पता है, एग्जाम इज टफ का कोड पता है, स्टडी टफ सब्जेक्ट कोड पता है। देखो ये करेस्पॉन्डिंग कोड होते हैं, ये ध्यान रखना, 3 लेटर है, सॉरी 3 वर्ड है, तो 3 कोडिंग है, 3 वर्ड है 3 कोडिंग है। आपको कोड बताना है टफ का, तो कैसे करते हैं ये क्वेश्चन? जहाँ टफ लिखा है वो स्टेटमेंट पे फोकस करो बस, इस पे तो है ही नहीं, तो आपको यहाँ देखने का मतलब ही नहीं है। अब टफ अगर यहाँ और यहाँ लिखा है तो ये दोनों सेम कोड से करा हुआ होगा, तो दोनों में कोडिंग देख लो, यहाँ पे गा नी सा लिखा है, यहाँ लो सा मा लिखा है, तो यहाँ पे जो कॉमन है वो है सा, जो कॉमन चल रहा है। तो डेफिनेटली ये टफ के लिए कोड किया गया है, क्योंकि बाकी वर्ड्स तो डिफरेंट है। आंसर है ऑप्शन बी, कंप्लीटली डुएबल, 10 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज, सीरीज है A1C D4F G9I J16L, ठीक है। सबसे पहले फोकस करो, दो लेटर के बीच में एक नंबर है, नंबर है 1 4 9 16, परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो डेफिनेटली बाद वाला 5 का स्क्वायर होना चाहिए,
मतलब बीच में चाहिए 25। अच्छा नेक्स्ट, ए के बाद सी, ए बी सी, मतलब एक लेटर छोड़ के, मतलब +2 करा है, A+2, D+2, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल, आगे आती है ए बी सी डी, जे के एल के बाद क्या आता है, एम एन ओ, खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मतलब +2 चल रहा है कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसमें भी आपको +2 करना था, तो ये आपका आंसर है M25O, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट सिलोजिज्म से, ओनली अ फ्यू रिवर्स आर ओशंस। ठीक है, तो आप क्या ले लोगे, ये रिवर ले लो, ओनली अ फ्यू रिवर्स आर ओशंस, सो दैट इज ओशन। ठीक है, ये ओशन हो गया, ये रिवर हो गया। ऑल ओशंस आर सीज, तो आप क्या करने वाले हो, ऑल ओशंस आर सीज, तो ये आपका सी बन जाएगा, ग्रीन वाला, ऑल ओशन आर सीज, ऑल सीज आर ओशन, ऑल सीज आर ओशन, तो फिर मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली हो गया अपना क्वेश्चन, ऑल सीज आर ओशन, ऑल ओशंस आर सीज है, तो ये बेसिकली ये है। ठीक है, अब ओनली अ फ्यू रिवर्स आर ओशंस, ऑल ओशंस आर सीज, ये अच्छा अपन एक बात ध्यान रखना, सिलोजिज्म में एक रूल फॉलो होता है, वी ऑलवेज ड्रॉ दोज डायग्राम जिसमें मिनिमम ओवरलैपिंग हो, हमेशा डायग्राम मिनिमम ओवरलैपिंग का बनाया जाता है स्टेटमेंट से, मिनिमम ओवरलैपिंग। ठीक है, और फिर आपको कंक्लूजन वो मार्क करने हैं जो डेफिनेटली ट्रू है, जो पॉसिबिलिटी नहीं हो। स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी लिखे तो वो आंसर मार्क करोगे, नहीं तो हमेशा कौन सा ऑप्शन मार्क करते हैं, जो डेफिनेटली ट्रू होता है। फर्स्ट, सम रिवर्स आर सीज इज पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बोल रहा है, सम रिवर्स क्या है, सी होए, तो पॉसिबिलिटी है, वो तो दिख ही रहा है, डेफिनेट भी है, दैट इज ट्रू। ऑल रिवर्स आर सीज इज अ पॉसिबिलिटी, सारी रिवर सी हो जाए, है क्या, नहीं, दैट इज नॉट ट्रू, तो ओनली वन फॉलोज, तो आपको मार्क करना है ये वाला ऑप्शन, मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, पर मार्क करके आओगे ओनली वन फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट, फोर पायलट्स LMNO, they flew F-16, F-22, F-35, Su-57, they finished on rank 1 to 4, following is known, कुछ clues given है, we have to find who flew F-22, F-22 किसने चलाया वो निकालना है, या उड़ाया जो भी है, जल्दी से क्या करना है, 4 रैंक है, 1 2 3 4। ठीक है, ओ फिनिश 2 रैंक्स बिलो आर, ओ 2 रैंक बिलो मतलब यहाँ पे है। ठीक है, ओ से सेकंड पोजीशन पे एल है। F-35 पायलट फिनिश इमीडिएटली बिफोर एम, गलती हो गई मैडम, सॉरी, ओ फिनिश, ओ फिनिश। ठीक है, अब ठीक लग रहा है, ओ फिनिश 2 रैंक बिलो, 1 2 2 रैंक बिलो एल। F-35 जो जिसने भी F-35 पायलट फिनिश इमीडिएटली बिफोर एम, तो F-35 पायलट जिसने भी उड़ाया है उसकी रैंक एम से जस्ट पहले है। ठीक है, तो पहले देखो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, यहाँ पे आप लिखने वाले हो नाम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, यहाँ पे फ्लाइट्स के नेम, तो वो आपने जो भी डिसाइड किया है, तो यहाँ पे आप लिखने वाले हो पायलट। ठीक है, और यहाँ पे लिखने वाले हो क्या, प्लेन। अब प्लेन के बाद में आपको क्या देखना है कि F-35 पायलट फिनिश्ड इमीडिएटली बिफोर एम, तो इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे कौन आने वाला है, एम, इसके जस्ट नीचे आएगा, है ना, ये ऐसा कुछ क्लू है। एन फिनिश सेकंड फ्लाइंग F-16, डेफिनेट क्लू मिल गया हमको, यहाँ पे एन फिक्स है, F-16 है। ठीक है, एल डिड नॉट फ्लाई Su-57, ठीक है भाई। अच्छा, एल के नेक्स्ट 2 के बाद ओ है, तो वो कहाँ सेट हो सकता है, सिर्फ एक ही जगह है बस, और कहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, तो एक ही तरीका है, एल यहाँ रख दो और यहाँ ओ आएगा, एक ही तरीका है, तो बाकी कौन बचा, एम, वो यहाँ पे आएगा।
और एम के जस्ट ऊपर कौन है, F35, तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। और एल ने SU-57 नहीं चलाया था, तो एल के सामने SU-57 नहीं आने वाला है, तो फिर एल के सामने आने क्या वाला है, F-22। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, F-22 कौन चला रहा है, एल, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये करना है भाई। देखो नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट नंबर इन 7, 8, 12, 21, 37। तो देखो इसमें आप क्या कर रहे हो, डिफरेंस देख लो। 8 माइनस 7 1, 12 माइनस 8 4, 21 माइनस 12 9, 31 माइनस 21 16। परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद डिफरेंस कौन सा चाहिए आपको, 25 चाहिए। तो भैया जो डिफरेंस होता है वो यहाँ पे 21 में 16 ऐड होता है, 37 आता है। तो मतलब 37 में 25 ऐड होगा तो क्या आएगा, 62 आएगा, एंड दैट इज योर ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन मार्क है वो 62। क्लियर। नेक्स्ट, ए इज फादर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी, डी इज ब्रदर ऑफ बी, ई इज सन ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, आई डोंट नो। तो ए इज फादर ऑफ बी, तो भैया ए जो है वो बी के फादर है, इस पर प्लस साइन लगा देना जेंडर दिखाने के लिए, और यहाँ पे लिख दिया करो फादर, ठीक है। ए इज फादर ऑफ बी, बी का जेंडर नहीं पता। सी इज डॉटर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी। डी इज ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर डी। ई इज सन ऑफ सी, सी का सन है ई। एरो देखते जाना, जैसे मैं बना रहा हूँ एरो के साथ रिलेशन लिखता हूँ, प्लस जेंडर भी, ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, आपको बताना है ये। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जैसे ही आप थर्ड जनरेशन पे जाते हो ग्रेट वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, मतलब ये फादर है, ये ग्रैंड फादर है। अगर ये मेल होते तो हमें नहीं पता, मान के चल रहा हूँ, ठीक है, नाराज मत होना। फादर है, ये ग्रैंड फादर है, तो उनके भी पिता ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। तो ए कौन है, ई के ग्रेट ग्रैंड फादर, ठीक है। आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट, ऑल पेन्स आर पेंसिल, ऑल पेन्स आर पेंसिल, है ना। तो ऑल पेन्स आर पेंसिल, नो पेंसिल इज मार्कर, तो ये मिनिमम ओवरलैपिंग बनाओगे हमेशा, नो पेंसिल इज मार्कर, मतलब इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, कोई रिलेशन नहीं। नेक्स्ट, कंक्लूजन, सम पेन्स आर मार्कर, कुछ पेन्स, अच्छा ये मार्कर है लिख तो दो पहले, ठीक है। सम पेन्स मार्कर हैं क्या, नहीं है। सम पेन्स पेंसिल हैं, सम पेन्स पेंसिल है डेफिनेटली। जब ऑल पेन्स पेंसिल होती है, पता है आपको, ऑल पेन्स आर पेंसिल, तो सम पेन्स आर पेंसिल उसका लॉजिकल डिडक्शन भी है, पता है ये बात। ऑल ए आर बी और सम ए आर बी, ये दोनों ही लॉजिकली फॉलो करते हैं एक दूसरे को, पता है ना ये बात। तो इसका आंसर है सम पेन्स आर पेंसिल, ठीक है। सम पेन्स आर पेंसिल एज पर दिस लॉजिक, वो डायग्राम से भी दिख रहा है मतलब। देखो नेक्स्ट, अ क्लॉक इज फाउंड टू बी स्लो बाय 5 minutes at 8 AM ऑन संडे, इट स्टार्ट गेनिंग टाइम एंड was found to be 5 minutes fast at 8 PM on Monday. When was it correct? देखो सबसे पहले संडे की अगर अपन बात करें तो संडे की सुबह 8 बजे घड़ी जो है वो 5 मिनट स्लो थी, मतलब शो कर रही थी 7:55 AM, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टाइम गेन करते करते 5 मिनट फास्ट हो गई, कब, 8 PM मंडे को। तो मतलब टाइम क्या बता रही थी, 8:05, ठीक है, 8:05 PM। तो कैन यू से दैट कि भाई 8 AM से 8 PM की जर्नी कितनी होती है, 8 AM से अगला 8 AM क्या होगा, 24 आवर्स, और फिर शाम को जाना 8 PM पे तो वो 12 आवर्स, तो 24 + 12 क्या होता है, 36 आवर्स। इसका मतलब घड़ी ने 5 मिनट स्लो से 5 मिनट का गेन किया है, मतलब 36 घंटे में 10 मिनट का गेन है।
36 मिनट में, सॉरी 36 घंटे में, 36 आवर्स में 10 मिनट का गेन है। और अगर उसको टाइम सही बताना है तो उसको गेन सिर्फ 5 मिनट करना था, 10 मिनट नहीं करना था, क्योंकि वो पहले 5 मिनट पीछे थी। सही टाइम दिखाने के लिए उसको सिर्फ 5 मिनट का गेन चाहिए था। अगर 5 मिनट का गेन जब हुआ होगा तब उसने सही टाइम दिखाया होगा, लेकिन गेन उसने कितना कर लिया, 10 मिनट, तो वो 5 मिनट आगे निकल गई। तो मतलब क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है कि भाई 10 गेन, बस यूनिटरी मेथड लगा दो, 10 मिनट का गेन है आपका 36 घंटे में। तो आप चाहते हो कि घड़ी सही टाइम दिखाए, तो आप सिर्फ गेन कितना कराओगे, 5 मिनट। तो 5 मिनट का गेन कब होगा, जब 10 का 5 हो गया तो 36 का क्या होना है, हाफ, 18 आवर्स में। मतलब 8 के बाद, 8 AM के बाद 18 घंटे। तो 8 AM में 12 घंटे ऐड कर दो, 8 PM शाम का टाइम, उसमें 6 घंटे और ऐड कर दो, ठीक है। तो 12 और 6 18 होता है ना, ये तो पता है कि ये भी बताऊं, है ना। 8 AM में 12 घंटे ऐड करोगे तो 8 PM, फिर 6 घंटे ऐड करोगे तो 2 AM। लेकिन डे कौन सा चालू हो जाएगा, मंडे। दैट इज योर आंसर। तो मैंने ऑप्शन हटा दिए प्रैक्टिस एक्यूरेसी के लिए कि 2 AM मंडे आना चाहिए आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्लॉक गेन्स 5 सेकेंड फॉर एवरी 3 मिनट्स। if the clock started working at 9 AM in the morning, then what will be the time in the wrong clock at 6 PM on the same day? देखो हर 3 मिनट में 5 सेकंड का गेन है, हर 3 मिनट में 5 सेकंड का गेन है। 9 बजे क्लॉक स्टार्ट होती है जब वो सही थी। व्हाट विल बी द टाइम इन द रॉन्ग क्लॉक एट 6 PM? अगर रॉन्ग क्लॉक की बात करें तो जब सही टाइम 6 बज रहा था, 6 PM, तो यही रॉन्ग क्लॉक क्या टाइम दिखाएगी, तो ऑब्वियसली 6 से तो ज़्यादा ही दिखाएगी क्योंकि गेन कर रही है, ठीक है। तो देखो 3 मिनट 60 सेकंड में, तो 3 को 60 बनाना आता है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 मिनट, ठीक है। तो इसमें भी इंटू 20 कर लो, तो 100 सेकंड। क्यों, क्योंकि 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा, 1 आवर। तो आप सीधे यही पता करना था आपको कि 1 घंटे में गेन कितने का है, 100 सेकंड का। बस क्वेश्चन खत्म है। अब 9 से 6 के बीच में 9 घंटे का गैप है, तो भाई 1 घंटे में 100 सेकंड गेन कर रही है, तो 9 घंटे में कितना गेन करेगी, निकाल लो भाई। 1 में 100, तो 9 में कितना, 900। और ये क्या है, सेकंड्स, डिवाइड किससे करोगे, 60, तो मिनट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मिनट में आ जाएगा, ये और ये कैंसिल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 30/2 होता है 15 मिनट। तो मतलब जब घड़ी में 6 बज रहे होंगे सही घड़ी में, तब ये गलत घड़ी क्या टाइम दिखा रही होगी, 6:15। एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो नेक्स्ट, सिलोजिज्म्स अगेन। सम प्रिंट आर रॉन्ग, मिनिमम ओवरलैपिंग बनाते हैं ना अपन। सम प्रिंट आर रॉन्ग, सम प्रिंट आर रॉन्ग, ऑल रॉन्ग आर डिफॉर्म, ठीक है भाई, ऑल रॉन्ग आर डिफॉर्म। नो डिफॉर्म आर राइट, ये अलग बन जाएगा, ये राइट है। कोई भी डिफॉर्म राइट नहीं है, ठीक है। कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए इनके बीच में कभी भी, क्योंकि नो डिफॉर्म इज राइट। फर्स्ट, सम प्रिंट आर डिफॉर्म, सम प्रिंट आर डिफॉर्म, यस। सम प्रिंट आर राइट, सम प्रिंट आर राइट, नो। देखो एक चीज ध्यान से सुनो, अगर आप चाहते तो राइट यहाँ भी बना सकते थे, बट मैंने क्या बोला, यहाँ बनाने का रीजन मिनिमम ओवरलैपिंग, सिलोजिज्म्स में मिनिमम ओवरलैपिंग मेंटेन की जाती है। और अगर ये होता, अगर ये क्वेश्चन होता सम प्रिंट आर राइट इज पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू होता, तब ये ट्रू होता, ठीक है। पॉसिबिलिटी में ट्रू है, लेकिन ये अपन जो मिनिमम ओवरलैपिंग का डायग्राम बनाते हैं
इस डायग्राम से आप सिर्फ डेफिनेट कंक्लूजन्स के आंसर देते हो। पॉसिबिलिटी वर्ड दिखे तो वो बना के देखना, अगर वो सिचुएशन को फिट कर रहा है तो आंसर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो अपना सम प्रिंट आर राइट, सॉरी सम प्रिंट आर राइट, तो ऑब्वियसली नो। ठीक है, सम डिफॉर्म आर रॉन्ग, सम डिफॉर्म आर रॉन्ग, यस। ऑल डिफॉर्म आर रॉन्ग, ऑल डिफॉर्म आर रॉन्ग, नो। देखो यहाँ पे क्या था, ऑल रॉन्ग और डिफॉर्म था, ऑल रॉन्ग और डिफॉर्म। अगर अपने पास होता ना ऑल डिफॉर्म और रॉन्ग तो ये फिर भी सही हो जाता, पर यहाँ पे ऑल रॉन्ग और डिफॉर्म, तो मतलब डिफॉर्म रॉन्ग से बाहर है। ठीक है, और बाहर रखने का रीजन मिनिमम ओवरलैपिंग। ठीक है, चलो भाई अब आंसर क्या है अपने, फर्स्ट और थर्ड कहाँ लिखे हैं, फर्स्ट और थर्ड सी ऑप्शन में, ये आपका आंसर है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, सम कार्स आर ट्रक्स, सम कार्स आर ट्रक्स, कार्स ट्रक्स, सम कार्स आर ट्रक, ये बनेगा ना डायग्राम, ये तो आता है सम कार्स आर ट्रक्स, ऑल ट्रक्स आर एयरप्लेन्स, all trucks are airplanes, some airplanes are trains, some airplanes are trains, some airplanes are trains। ठीक है, देखो अगर आप ट्रेन का पूरा सर्कल अंदर ले जाते हैं ना वो भी सही होता है, लेकिन वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, मिनिमम ओवरलैपिंग मेंटेन की जाती है डेफिनेट कंक्लूजन के लिए। नो कार इज ट्रेन, तो वो तो दिख ही रहा है, कार और ट्रेन के बीच में वैसे ही कोई रिलेशन नहीं है, तो यही है बस डायग्राम, दैट इज नोन एज बेसिक डायग्राम, जिससे आप डेफिनेट कंक्लूजन के आंसर दोगे। ठीक है, फर्स्ट, ऑल कार्स आर एयरप्लेन, ऑल कार्स आर एयरप्लेन है क्या, नहीं, क्योंकि सम कार्स आर क्या बोलते हैं, सम कार्स आर ट्रक्स के बाद जब ऑल ट्रक्स आर एयरप्लेन बना था तो सम कार्स आर ट्रक्स हो गया था, सम कार्स आर एयरप्लेन हो गया था, तो ऑल कार्स आर प्लेन नहीं बन पाएगा। ऑल ट्रक्स आर ट्रेन्स, नो। ऑल ट्रेन्स बीइंग एयरप्लेन इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी है, ये वाला सर्कल उठा के आप यहाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नाम दे सकते हो ट्रेन, लेकिन ये क्या होगा, पॉसिबिलिटी, ऑल ट्रेन्स आर। ठीक है, और कभी आपको डाउट हो कि सर ये होगा कि नहीं, आप ये जो ऑल्टरनेट डायग्राम रखते हो उसके बाद वापस पूरे स्टेटमेंट वेरीफाई कर लिया करो। सम कार्स आर ट्रक्स चल रहा है, ऑल ट्रक्स आर एयरप्लेन्स चल रहा है, सम एयरप्लेन्स आर ट्रेन्स चल रहा है, नो कार इज ट्रेन चल रहा है, तो मतलब ये भी ट्रू है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग है। अभी ये डाउट हो ना कि सर ये आएगा कि नहीं आएगा, ये डाउट हो गया मेरे को, बना के वापस ये वेरीफाई कर लो जल्दी से जब डाउट अराइज हो, तो ये पॉसिबिलिटी है और वर्ड लिखा है पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी के आंसर आप ऑल्टरनेट डायग्राम पे देखते हो मैक्सिमम ओवरलैपिंग करके, अगर हो पा रही है तो। नो ट्रक इज ट्रेन, नो ट्रक इज ट्रेन, तो ये क्या है, ये भी ट्रू है, नो ट्रक इज ट्रेन, सही है ना, हो सकता है। भाई यहाँ पे क्या था, नो कार इज ट्रेन बोला था ना, कार और ट्रेन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या गलत है, आप पढ़ो क्या गलत है इन सब में, कौन सा कौन स्टेटमेंट फेल हो रहा है। सम कार्स आर ट्रक्स, यस। ऑल ट्रक्स आर एयरप्लेन्स, यस। सम एयरप्लेन्स आर ट्रेन्स, सम एयरप्लेन्स आर ट्रेन्स, यस। नो कार इज ट्रेन, यस। ये रहा ट्रेन है ना अब आपका, ये वाला डायग्राम, ये अगर मैं ये बनाता हूँ तो ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नो ट्रक इज ट्रेन, तो फॉलो करना है, नहीं होगा ये फॉलो। ठीक है, अब क्या करें, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज तो वहाँ की नहीं कर सकते, एक तो फॉलो कर ही रहा है, यही आपका आंसर है, ओनली सी। ठीक है, इसमें डायग्राम जो है आपका यही बना रहेगा, है ना, जो पहले अपन ने बनाया। तो आपको जो आंसर देने थे वो इसी से ही देने, नो कार इज ट्रेन, मतलब ये इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए,
देखो ये लाइन क्यों बनाता हूँ मैं, कि जब भी आप कोई ऑल्टरनेट डायग्राम बनाओगे तो ये और ये कभी टच नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं बनाता हूँ सेफ्टी के लिए, कि ये मुझे मेंटेन रखते हैं कि ट्रेन कितनी भी पॉसिबिलिटी पे ले जानी पड़ जाए लेकिन कार से टच नहीं होनी चाहिए, कार के सर्कल से। आ रही है बात समझ में ये? ठीक है, आंसर है ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट, सेलेक्ट दी मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। तो आपके पास जो ये 3 रो हैं इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 90 + 10 100, 100 + 10 110, ये 10 का डिफरेंस। 40 + 20 60, 60 + 20 80, तो ये 20 का डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस देख लो, यहाँ पे क्या है 30 का डिफरेंस। देखो यहाँ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, पर यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। नहीं, यहाँ लेफ्ट राइट टू लेफ्ट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। तो 120 + 30, तो मतलब यहाँ पे भी कुछ +30 होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 90, है ना? तो आंसर है 90। एक और ऑल्टरनेटिव वे देख लो। इसका और इसका एवरेज ये है, इसका और इसका एवरेज ये है, तो इसका और इसका एवरेज ये नहीं होगा। 150 और 90 क्या होता है 210, 150 और 90 कितना होगा 240 का आधा करना, एवरेज है ना ये, मैंने एवरेज देखा था। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इंसर्ट दी मिसिंग नंबर इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। 4 और 9, देखो 4 2 ज़ा 8 + 1, 9 2 ज़ा 18 + 2, 22 ज़ा 40 + 3, 43 × 2 क्या होता है 86 + 4 90, 90 × 2 + 5 185, खत्म। ठीक है, बनना चाहिए था यार। नेक्स्ट, P Q R S T U V and W, there are 8 friends who are seated in a row, all of them are facing north. V is second to the right of U, U के second right पे V है, V is second right of U. S is third left of Q, Q के 1 2 3 third left पे S है। There are 3 people between P and W, neither P nor W, they are seated at the end position. P और W के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है, and they are neither P nor W, they are seated at the end position. P और W end positions पे नहीं आएंगे। W is to the right of P, अच्छा ठीक है, मतलब सही रखा है अपन ने, W P के राइट पे। There are 4 people between R and T, R और T के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4। R being to the left of T, ठीक है ये भी सही है, R T के लेफ्ट में होना चाहिए। There are 3 people between T and U, T और U के बीच में 3 लोग होने चाहिए। अब मुझे ये सब क्लूज सेट करा के आंसर देना है, फाइनल अरेंजमेंट, और जो जो क्लूज सेट होता जाएगा उसको अपन एलिमिनेट करते जाएंगे। ठीक है, ये 5 क्लू मुझे मेंटेन करने हैं। कितने लोग हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हैं। चलो भाई, सबसे पहली बात अपन को बोला था कि 3 लोग हैं पी और डब्ल्यू के बीच में, और पी और डब्ल्यू एंड पोजीशन पे नहीं है। तो मतलब अगर मैं इसको सबसे पहले लूँ, क्योंकि पी और डब्ल्यू को कहाँ नहीं रखना है एंड्स पे, तो एक केस हो सकता है कि पी यहाँ पे हो और डब्ल्यू यहाँ पे हो, एक केस ये हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है पी यहाँ पे हो डब्ल्यू यहाँ पे हो, बस इसके अलावा कोई केस नहीं हो सकते। तो पहले इस प्रॉब्लम में से 2 ही केस है जिस पे आपको काम करना है, क्योंकि पी और डब्ल्यू एंड्स में नहीं होने चाहिए थे। मतलब पहला क्लू आपको ये उठाना था क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो इन 2 केस पे काम करना है। तो पहला केस अपन ये वाला ले लेते हैं, फर्स्ट केस ट्राई करते हैं, जब पी और डब्ल्यू यहाँ पर है। ठीक है, जब पी और डब्ल्यू यहाँ पे हैं, तो अब मेरे को पी और डब्ल्यू से रिलेटेड कोई क्लू है क्या? नहीं है। अच्छा, आर और टी के बीच में 4 लोग रखने हैं, तो टी अगर मैं यहाँ रख दूँ तो 1 2 3 4, तो आर यहाँ पे आएगा। और अगर टी मैं यहाँ रख दूँ तो 1 2 3 4, आर यहाँ पे आएगा, पॉसिबल नहीं है, और कहीं टी आ नहीं सकता।
आ रहा है ये समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? देखो ये वाला क्लू, आर और टी के बीच में 4 लोग हैं और टी आर के राइट में। देखो अगर मैं टी यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 तो आर यहाँ पे आएगा, ठीक है। और नहीं तो टी अगर अपन यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4 आर यहाँ पे आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब टी यहाँ पे तो आ नहीं सकता डब्ल्यू की जगह पे, तो मतलब इसकी भी पोजीशन एक ही है, टी 1 2 3 4, आर को यहाँ रख दो। तो ये क्लू हो गया। नेक्स्ट है, इनसे रिलेटेड कुछ मिल रहा है क्या? बड़ी स्पेसिंग का क्लू पहले देखो, बड़ी स्पेसिंग का क्लू, टी और यू के बीच में 3 लोग चाहिए, 1 2 3, यहाँ रखो यू। बड़ी स्पेसिंग पहले निपटाओ, टी और यू के बीच में 3 लोग आ गए, ये भी हो गया। अब यू के सेकंड राइट पे वी बैठ सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो मतलब ये गलत है अपना। तो अब अपने पास एक ही ऑप्शन है, पी और डब्ल्यू वाला। क्या था वो? ये 1 2 3 डब्ल्यू, इस पे बना के देखना है। आर और टी के बीच में 4 लोग, टी यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4, तो आर यहाँ पे आएगा, पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर टी यहाँ रखते हैं 1 2 3 4, तो आर यहाँ आ जाएगा, ये भी सेट हो गया। नेक्स्ट, टी और यू के बीच में 3 लोग रखने हैं, तो 1 2 3, यस, टी और यू के बीच में 3 लोग रखने हैं। और टी और यू में पोजीशन थी क्या कुछ? नहीं है ना, तो यू यहाँ रख सकते हैं अपन, टी और यू के बीच में 3 लोग, यू के सेकंड राइट पे वी, यस, सेट है, पोजीशन है। एस और क्यू के बीच में 2 लोग, तो भैया एस और क्यू के बीच में 2 लोग। और एस और क्यू के बारे में क्या पता था? एस इज थर्ड टू द लेफ्ट, तो थर्ड लेफ्ट तो लेफ्ट है, तो मतलब एक ही तरीका है रखने का, ठीक है। दैट इज द फाइनल अरेंजमेंट। क्या करना है हमको? ऑड वन आउट उठाने, आर और यू कंजिक्यूटिव, वी टी गैप है, एस टी कंजिक्यूटिव, डब्ल्यू क्यू कंजिक्यूटिव, ऑड वन आउट बी, ठीक है। A child is looking for his father. He went 90 meter in the east before turning to his right. So he went, he कौन? Child. Child went 90 meter in the east. तो भाई 90 मीटर ईस्ट, ये स्टार्टिंग पोजीशन मान लेते हैं अपन, ठीक है। चाइल्ड की स्टार्टिंग पोजीशन ये मान लेते हैं, 90 मीटर जाता है ईस्ट। बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, मतलब वो नेक्स्ट टाइम राइट टर्न लेने वाला है, तो राइट टर्न मतलब नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो बिफोर टर्निंग टू हिज राइट he went 90 meter in the east before turning to his right and he went 20 meter then, तो फिर वो 20 मीटर जाता है नीचे, ठीक है, 20 मीटर नीचे, क्योंकि राइट टर्न है। ही वेंट 20 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, मतलब इसके बाद भी अब राइट टर्न लेने वाला है। टू लुक फॉर हिज फादर एट हिज अंकल्स प्लेस 30 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो यहाँ से 30 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से 30 मीटर के डिस्टेंस पे उसके अंकल का घर है, ठीक है। और यहाँ से भी उसने राइट टर्न लिया है और ये उसके अंकल का घर है, यहाँ पर है अभी वो। कितना डिस्टेंस चल के? 30 मीटर। यहाँ भी नहीं मिले, कौन? हाँ, ठीक है, बच्चा नहीं, पापा को ढूंढ रहा हो, और चला बच्चे ढूंढने बैठ गए। हिज फादर वॉज नॉट देयर, वो वहाँ पे भी नहीं थे, अंकल के यहाँ भी नहीं थे। फ्रॉम हेयर ही वेंट 100 मीटर टू द नॉर्थ बिफोर मीटिंग हिज फादर इन अ स्ट्रीट। कहाँ मिले? आंटी के घर, ठीक है, पता था बाज नहीं आएंगे। कहाँ मिले ये? आंटी के घर। कितने ऊपर? 100 मीटर, ठीक है। आंटी स्ट्रीट पे मिली है, घर पे नहीं मिली है ना, ज़्यादा नहीं सोचना है, स्ट्रीट पे मिली है, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया फादर की और चाइल्ड की लड़ाई यहाँ होने वाली है। कि क्या समझ के रखा आपने कि मैं आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा? मुझे पता था आप यहीं मिलोगे, वो तो मेरे को अंकल से काम था तो थोड़ा घूमता हुआ आया, ठीक है। व्हाट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फादर्स पोजीशन? ये था स्टार्टिंग पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ से घुमा के ये
है ना? बस इतना आता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब तुमका ये तो अच्छा है यार तुम्हारा, गुड। चलो भाई निकालें। ये कितना है परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पूरी लेंथ 90 थी, 90 में से 30 हटा दो तो ये बचेगा 60, ठीक है। वर्टिकल लाइन, ये पॉइंट लेट से मैं के मान लेता हूँ, के से लेके फाइनल मीटिंग तक का डिस्टेंस क्या होगा, टोटल 100 है, उसमें से 20 हटा दो 8। दिख रहा है कोई ट्रिपलेट याद है? 6, 8, 10, ये ट्रिपलेट से इसका आंसर 100 मीटर, ठीक है। Ria goes 1.8 kilometer towards north from a fixed point. Then after turning to her right, she goes 3 kilometer. After this, she takes 60-degree turn towards northeast direction and goes 12 kilometer. How far is she from her starting point? Use root 3 as 1.7. तो सबसे पहले 1.8 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से 1.8 किलोमीटर नॉर्थ। देन आफ्टर टर्निंग टू अ राइट शी गोज 3, तो यहाँ से फिर टर्न राइट लेके 3, ठीक है, तो दैट इज 3 किलोमीटर। यहाँ से टर्न राइट लेने के बाद और उसके बाद आफ्टर दिस शी टेक्स 60 डिग्री टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट समझते हो ना, नॉर्थ और ये ईस्ट, इधर ऐसे नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन बनेगा, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है और ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, ठीक है। एंड गोस 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर है, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है। हाउ फार इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, आपको स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है, मतलब ये डिस्टेंस बताना है एस से लेके एफ तक, एस एफ डिस्टेंस बताना है, ये एफ डिस्टेंस मान लो, मतलब एफ पॉइंट, एस एफ डिस्टेंस बताना है। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि भाई अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, और इसको ज्वाइन करते हैं अपन, तो ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल, और ये 60 है, तो 60 90 30, याद है कुछ? 30 60 90 क्या होता है रेशियो, 1:√3:2। तो 2 90 के सामने 2 है 12, तो इंटू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये अगर 6 है तो इसके सामने, किसके सामने, 30 60 90, 60 के सामने कौन सी साइड आएगी, 6√3, और 30 के सामने क्या आने वाली है, इंटू 6, तो ये 6√3 और ये 6, तो ये आ गई 6। तो अगर ये 6 और ये 3 है तो ये कितना हो गया, 9। अब 6√3 में √3 क्या लेना है, तो 6 इंटू 1.7, 17 इंटू 6 क्या होता है, 102, डेसिमल .2, 10.2, ठीक है, ये 10.2 हो गया। अब ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये भी 1.8 होगा, रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये नीचे रेक्टेंगल बन रहा है, अपोजिट साइड इक्वल होगी। 1.8 और 10.2 क्या होता है, 1.8, 10.2 प्लस 1.8, पूरी लेंथ क्या होगी, लेट से ये पॉइंट ले लो के एफ की लेंथ क्या हो गई, 12, ठीक है भाई, 9 12 15 का ट्रायंगल पता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ये बन गई परपेंडिकुलर 12, बेस 9, निकालना था एस एफ, क्या बन के आया 15, है ना। ये पूरी लेंथ 15 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 15 माइनस 12, ये भी 3 है। तो आपका आंसर है कि एफ से लेके स्टार्टिंग पोजीशन आपको राइट एंगल ट्रायंगल देखना है, एस के एफ, सो एस एफ इज 15 किलोमीटर, या फिर 15 आपका आंसर है। आ गया समझ में? नेक्स्ट, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, हर्ष सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर्स सन, ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, एट हुज पोर्ट्रेट वाज हर्ष लुकिंग। देखो भाई, हर्ष ने पॉइंट करके बोला पोर्ट्रेट की तरफ, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट बोला हिज मदर इज हिज मदर,
हिज लिखा है ये, ठीक है। कोई एक बंदा है, उसकी जो मदर है, अलग डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ठीक है। उसकी जो मदर है इस वाइफ ऑफ माय फादर सन, मेरे फादर के सन। अब भाई भी हो सकता था वो, लेकिन आगे क्लियर कर दिया ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन। हर्ष का कोई भाई बहन नहीं है, तो मतलब ये हो गया कि भैया फादर का सन, मतलब वो अपनी ही बात कर रहा है। तो अपनी ही वाइफ बात कर रहा है, मतलब ये इसकी वाइफ है, ठीक है। तो इस मदर, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माय फादर सन, तो ये सन हो गया, क्योंकि इसका कोई भाई बहन नहीं है, तो वो मतलब फादर मतलब अपनी ही बात कर रहा है। तो हर्ष की वाइफ है ये, और वो क्या कर रहा है, हिज मदर, इसके लिए बोल रहा है हिज, इसकी मदर, तो वो हर्ष की कौन है, वाइफ, तो मतलब ये कौन होगा उसका, एट हुज पोर्ट्रेट वॉज हर्ष लुकिंग, उसका बेटा, सन, ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर। इन अ सर्टेन कोडिंग language, if God is coded as 15, devil is coded as 43, then human will be coded as, देखो GOD DEVIL, आपको HUMEN का कोड बताना है। सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे ये देखें कि जी का कोड क्या होता है, 4, जी का कोड क्या होता है, क्या कर रहा है भाई तू, तो ऐसे ही मेरे को नहीं आता। 4, ठीक है। ओ क्या होता है, 15, डी क्या होता है, 5, 22, आई क्या होता है, एल, 12। अब आप पहले तो ये देखो, इन सबका अगर अपन एडिशन करें, 15+4 19+7 क्या होता है, पर गॉड की कोडिंग क्या है 15, तो वो तो मैच नहीं हो रही। अगर इसको ऐड कर दे तो भी 43 आ जाएगा क्या, 22, 26, 36, 9, 45, ये तो आगे ही चला गया। तो एडिशन से तो काम नहीं हो रहा, ठीक है, एडिशन से तो काम नहीं हो रहा। ओ की कोडिंग क्या थी, 15। अब देखो ध्यान से, ऐड कर रहे हैं तो टोटल तो मैच नहीं हो रहा है ना, 26 आ रहा है जो कि 15 है। अब देखो इसकी कोडिंग 15 कैसे बनाई है वो समझो आप। इसमें आपको लॉजिक लगाना है, वॉवेल्स पता है ना आपको, पता है ना, ये आपका फर्स्ट वॉवेल होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ वॉवेल होता है। ओ कौन सा वॉवेल होता है, फोर्थ नंबर का, यहाँ ओ को 4 कोड करो। अब आ गया सम 15, आ गया सम 15। डेविल में कौन है वॉवेल्स, डेविल में वॉवेल्स कौन है, ई और आई। ई कौन सा कोड है, 2, आई कौन सा है, 3। अब ऐड करके देखो, 15 और 22, 22, 32, 37, 39 + 4 क्या होता है, 42 आ गया, हाँ 43, सॉरी 43 आ गया, आ गया। कैसे आया, वॉवेल्स की कोडिंग यूज करके, और ये क्लिक होती नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन उठाया मैंने। वॉवेल्स की कोडिंग वाला क्वेश्चन है, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। अब आप बता दो ह्यूमन की कोडिंग क्या होगी, तो एच का कोड क्या होता है 8, एम का क्या होता है 13, एन का 14, यू की कोडिंग क्या काउंट होगी 5, फिफ्थ वॉवेल है। ई कौन सा वॉवेल है, सेकंड वॉवेल है। अब ऐड करो, आ गया 15, 20, 34 और 8, 42, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो नो डाउट टफ तो है। नेक्स्ट, विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर ऑफ द ईयर, कौन से ईयर का कैलेंडर सेम होगा, देखो 2002। देखो एक चीज आप ध्यान रखो, आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए। 4 का मल्टीपल, जो ईयर 4 का मल्टीपल होता है वो लीप ईयर होता है। फिर होता है 4K+1, मतलब लीप ईयर के जस्ट बाद वाला नेक्स्ट ईयर वो, और 4K+2 और 4K+3, इससे आगे जाता नहीं है, तो 4K+4 करेंगे तो लीप ईयर हो जाएगा। ये 4 टाइप के ईयर्स होते हैं जो रिपीट होते हैं।
जिसमें जो लीप ईयर है जो 4 का मल्टीपल है वो एवरी 28 ईयर्स में रिपीट होता है, एवरी 28 ईयर्स में। वो 4k+1 रिपीट होता है एवरी 6 ईयर्स में, मतलब लीप ईयर के जस्ट बाद वाला हर 6 साल में रिपीट होगा। और 4k+2 और 4k+3 वाला एवरी 11 ईयर्स में रिपीट होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो चारों क्वेश्चन डूएबल है। अब आपको देखना कैसे ये 2002 ये कौन से फॉर्मेट का है, तो क्या ये 4 से डिवाइड करो, और 4 को किससे डिवाइड करना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा, 2 ही आएगा, मतलब ये 4k+2 का फॉर्मेट है। तो 4k+2 का फॉर्मेट है, तो 2002 में क्या ऐड करने वाले हैं अपन, 11 साल। तो कितना आएगा, 2002 में 11 ऐड कर दो, 2013 आपका आंसर है। आ गई बात समझ में, मतलब 2002 और 2013 का कैलेंडर सेम होगा। 2017 17 को 4 से डिवाइड करो क्या आएगा रिमाइंडर, 1। कौन है 1 वाला फॉर्मेट, ये, तो प्लस 6 साल कर दो, तो ये 2023। आ गई कहानी समझ में। 2022 4 से डिवाइड करोगे 0, लीप ईयर है, लीप ईयर कब रिपीट होता है, एवरी 28 ईयर्स, तो ये 2040 का नेक्स्ट कैलेंडर सेम होगा। 2007 रिमाइंडर 3, तो कब रिपीट होने वाला है, 11 साल के बाद। 11 और 7 क्या होता है, 2018, एंड दैट इज योर आंसर्स। आ गया समझ में। Okay, so next one, if it is possible to make a meaningful word using the 6th, 7th, 9th and 10th letters only once of the word fundamental, what will be the first letter of the word? If no word can be formed, mark the answer X. If two words can be formed, mark the answer Y. If more than two words can be formed, mark the answer Z. तो यहाँ पे अपन को फंडामेंटल वर्ड है FUNDAMENTAL, फंडामेंटल वर्ड के अपन को 6, 1 2 3 4 5 6, 7th और 9th और 10th लेटर यूज़ करके वर्ड बनाना है। तो 6th है आपका M, 7th है E, 9th है T और 10th है A। तो M, E, T और A इन लेटर्स का यूज़ करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंगफुल वर्ड, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, अगर एक भी वर्ड बनता है तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, और अगर कोई वर्ड नहीं बनता है तो एक्स मार्क करना है, और नहीं तो अपन 2 वर्ड बना पाते हैं तो वाई, और 2 से ज़्यादा इफ़ मोर देन 2 तो जेड। तो एज वी कैन सी दैट MET से जो मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है दैट इज़ फर्स्ट एज टीम, सेकेंड विल बी मीट, थर्ड विल बी मेट, ठीक है, एंड फोर्थ कैन ऑल्सो बी टेम। So as we can make more than two, as we can make more than two meaningful words, so therefore we will mark answer as Z, ठीक है। और ये ध्यान रखना ये मेटा वर्ड मत लेना, क्योंकि ये कंपनी का नाम है, ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, कंपनी का नाम मीनिंगफुल वर्ड में नहीं काउंट होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपके 4 वर्ड्स बन रहे हैं, 2 से ज़्यादा बन रहे हैं, आंसर इज ऑप्शन डी, क्लियर। Look at the next one. A clock gains 5 seconds in 2 minutes and was set right at 9 a.m. If it shows 2:30 in the afternoon on the same day, what is the correct time? तो यहाँ पे अपन को इनकरेक्ट क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन है। यहाँ पे गिवन है कि इनकरेक्ट क्लॉक 2 मिनट में 5 सेकंड का गेन करती है, ठीक है, ये गेन गिवन 2 मिनट में 5 सेकंड का गेन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे इंटू 30 कर दूँ, मतलब 60 मिनट्स में कितना गेन होगा वो निकल जाएगा, तो यहाँ पे भी इंटू 30 हो जाएगा, सो दैट इज 150। तो यहाँ पे अपन को पूरा काम इनकरेक्ट क्लॉक पे करना है, क्योंकि अपने पास इनकरेक्ट टाइम गिवन है, ठीक है। तो 2 मिनट में 5 सेकंड का गेन मतलब 60 मिनट में 150 सेकंड का गेन, 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर, और 150 सेकंड कितना होता है 2.5 मिनट, ठीक है।
इन अदर वर्ड्स अपन ये बोल सकते हैं कि 1 घंटे में जो इनकरेक्ट क्लॉक है, जो फॉल्टी क्लॉक है, वो 2.5 मिनट का गेन करेगी 1 घंटे में। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं इनकरेक्ट क्लॉक या फिर फॉल्टी क्लॉक और करेक्ट क्लॉक। इसमें अपन ये बोल सकते हैं कि 1 घंटे के बाद जब वो 2.5 मिनट गेन कर रही है, मतलब करेक्ट क्लॉक जब 60 मिनट चलेगी, तब इनकरेक्ट क्लॉक 62.5 मिनट्स चलेगी, ये पता है अपन। ठीक है, तो जब करेक्ट क्लॉक 60 मिनट चलेगी तो इनकरेक्ट क्लॉक 62.5 मिनट चलेगी। और अपन को बताना है कि इफ़ इट शोज 2:30, मतलब 9 बजे सुबह सेट की थी क्लॉक को और दिन के 2:30 बज रहे थे, और ये इनकरेक्ट क्लॉक का टाइम है, तो कितना टाइम जो है वो ट्रेवल किया है इनकरेक्ट क्लॉक ने? 9 to 2:30, मतलब 5 घंटे 30 मिनट, जिसको अपन बोल सकते हैं 5 6 30, 330 मिनट। ठीक है, मतलब 9 सुबह 9 से 2:30 बजे तक 330 मिनट। तो मतलब जब 62.5 मिनट्स इनकरेक्ट क्लॉक चलती है तो करेक्ट क्लॉक 60 मिनट चलती है। तो जब इनकरेक्ट क्लॉक 330 मिनट्स चलेगी तो करेक्ट क्लॉक कितना चलेगी निकाल लो। 60, और ये 62.5 नीचे आ जाएगा, इंटू 330 कर लेना। ठीक है, ये डेसिमल हटेगा तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 24, है ना? तो इसके बाद आप कैंसिल कर लो, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 36, तो 24 इंटू 66 करना है आपको, डिवाइडेड बाय 5, तो वो 316.8 आ रहा है। ठीक है, तो 316.8 मिनट का मतलब है कि जब इनकरेक्ट क्लॉक 330 मिनट चलेगी, करेक्ट क्लॉक 316.8 मिनट चलेगी। अब इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो डिवाइड बाय 60 करके, तो ये आएगा 5 आवर्स। मतलब ये वैल्यू आएगी डेसिमल में जब आप 60 से डिवाइड करोगे, 5.28। तो 5 आवर्स हो जाएगा इंटीग्रल, और 0.28 को फर्दर 60 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 0.28 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट, 0.28 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 16.8। तो मतलब 5 आवर्स 16 मिनट्स हो गए इंटीग्रल पार्ट लेना है। फिर डेसिमल पार्ट 0.8 मल्टीप्लाई होगा 60 से, हाँ, तो ये आएगा 48, तो मतलब ये हो जाएगा 48 सेकेंड। एक्यूरेट टाइम निकालना है आपको, तो ऑप्शन जो है एक्यूरेट क्लॉक टाइमिंग्स होंगे, तो आपको मार्क करना है 5 घंटे के बाद, मतलब आपको ये बताना है 9 बजे के। तो इफ़ इट शोज 2:30 आफ्टरनून, व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम? करेक्ट टाइम बताना है आपको, ये करेक्ट क्लॉक पे ही काम कर रहे थे, तो करेक्ट टाइम होगा 5 घंटे के बाद, मतलब 9 + 5 हो गया आपका 2 बज के, ठीक है, 16 मिनट 48 सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? देखो नेक्स्ट, इफ 13 जनवरी 1821 इज ट्यूसडे, देन 14 फेब 1894 इज। देखो इसमें सबसे पहले आपको 13 जनवरी पता है, 1821 वो है ट्यूसडे, तो आप चले जाओ 13 जनवरी इस ईयर पे 1894। ठीक है, पहले यहाँ तक ये वाला डे पता कर लो। तो अब इसमें अपन क्या एजम्पशन लेके चलते हैं कि 1 जनवरी 001 अपन मंडे लेके चलते हैं, फैक्ट। ठीक है, 1 जनवरी 001 अपन क्या लेके चलते हैं? मंडे। और इसमें वैसे तो इसका यूज़ नहीं है क्योंकि 13 जनवरी का ऑलरेडी डे गिवन है, बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि जैसे अगर आपको 1 जनवरी से कुछ काउंट करना पड़ जाए, स्टार्टिंग से काम करना पड़ जाए, मतलब अगर एक सिंगल डेट का क्वेश्चन आ जाए तो आपको 1 जनवरी से काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग दे के रखी है 13 जनवरी, तो यहाँ आपके पास अगर स्टार्टिंग डेट है और उसका डे है तो फिर तो आपको यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना है। लेकिन अगर मान लो आपको उससे पूछ लिया जाए 14 फेब 1984 का डे क्या है, तो आपके पास स्टार्टिंग डेट नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग डे आप 1 जनवरी से 001 तक 1894 तक जाओगे। ठीक है,
बट अभी तो अपन को इसका काम नहीं करना है, बट ये ध्यान रखना है और ये अपन लेके चलते हैं फैक्ट। ठीक है। अच्छा, अब अपन के क्वेश्चन में तो वैसे ही स्टार्टिंग डेट है, तो अपन बस ये करने वाले हैं 1821 से 1894 तक ईयर्स देख लेंगे अपन। तो ईयर्स अगर अपन देखें 1821 से 1894, तो 94 माइनस 21 करूँ तो ये आएगा 73 ईयर्स। ठीक है, डिफरेंस ले लेना, +1 मत करना क्योंकि 1821 काउंट नहीं कर रहे हैं अपन। 1821 में कितने ईयर ऐड करेंगे 1894 आए, दैट इज 73 ईयर्स। ठीक है, तो 1821 से 1891 तक आपके 73 ईयर्स का एडिशन है। अच्छा, इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगे, तो 21 के बाद पहला लीप ईयर क्या होगा 24, और 94 से पहले लीप ईयर कौन सा होगा 92। ठीक है, तो इस बीच में आपको लीप ईयर काउंट करना है, तो 92 माइनस 24 कर लेंगे अपन, डिवाइड बाय 4 +1। तो 92 मतलब डिफरेंस डिवाइड बाय 4, क्योंकि अपन 4 का डिफरेंस होगा +1, तो ये हो जाएगा आपका 92, 82, 72 माइनस 4, 68/4 +1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 4, 17 +1 दैट इज 18। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है कि 18 क्या होने वाले लीप ईयर। तो 1821 से 1891 तक अपन क्या निकालते हैं ऑड डेज। अब ऑड डेज कैसे निकलेंगे, 1821 में अगर अपन देख रहे हैं कि 73 ईयर्स हैं, ठीक है, इसमें से आपके 18 लीप ईयर है, तो वो तो इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, हर एक साल में ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डे होता है एक, और लीप ईयर में 2, तो अपन अगर ये पूरे 73 ले लें तो 73 ऑड डे होंगे जिसमें लीप ईयर इंक्लूड होगा, और 18 लीप ईयर है तो वो 18 है और ऐड कर दो आप। ठीक है, तो 83 + 8 हो जाएगा आपका 91। ठीक है, और 91 को आप किससे डिवाइड करोगे, क्योंकि 91 टोटल ऑड डेज है, इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 7 × 13 91 होता है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अपन 1821 से 1891 पे आते हैं, और कौन सी डेट पे, जनवरी में। ठीक है, 13 जनवरी, सॉरी 1894 है ना, 94 था ना ये, हाँ, 13 जनवरी 1894 पे आते हैं तो 0 ऑड डेज आ रहे हैं। 0 ऑड डेज का मतलब क्या हुआ कि डे सेम ही होगा, है ना, तो मतलब ये वाला डे कौन सा होने वाला है, ट्यूसडे होने वाला है। लेकिन अपन को कहाँ तक जाना है, अपन को 14 फेब तक जाना है। अब अपन 13 जनवरी 1821 तक तो आ गए हैं, सॉरी 1894 तक तो आ गए हैं, और उस पे अभी डे कौन सा है, ट्यूसडे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 14 फेब पे जाना है तो जनवरी भी कंप्लीट करना होगा, तो कितने जनवरी के दिन बचे, 18 दिन जनवरी के बचे, और फिर आपको 14 फेब तक भी जाना है तो +14 कर लो। अच्छा, इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्योंकि ऑड डेज देख रहे हैं, 7 × 2 = 14, 4 ऑड डेज, और इसका ऑड डेज 0, तो मतलब नेट ऑड डेज मेरे ट्यूसडे +4, तो आपका नेट ऑड डेज ट्यूसडे 4 है, तो आपका ट्यूसडे में क्या करना है, आपको 4 ऐड करना है, तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे विल बी योर आंसर। ठीक है, तो मतलब 14 फेब 1894 विल बी सैटरडे। आ गया समझ में। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपके पास स्टार्टिंग डेट है और जो आपसे पूछी है, ठीक है, उसके बीच में पहले सेम ईयर ट्रैवल कर लो, सेम ईयर ट्रैवल करके और डेज निकाल लो। ठीक है, जिसमें आपको ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर का कैलकुलेशन करना है, और जब आप इस ईयर में आ जाओगे फिर आप मंथली कैलकुलेशन करके डे निकालना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, फाइंड द डे ऑन 26 जनवरी 1950। अब देखो आपको सीधे डे बताना है, आपका स्टार्टिंग डे नहीं है, तो आप पहले 1 जनवरी 001 जो होता है वो मंडे होता है, वो अपन लेके चलते हैं, तो ये अब अपनी स्टार्टिंग रेफरेंस डेट बन जाएगी। अब अपन 1 जनवरी 001 से 1 जनवरी 1901 पे आ जाते हैं, क्योंकि 1900 की सीरीज का है, तो 1901 पे पहले पहुंचना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि आप यहाँ पे 001 से 1901 आना, मतलब 1600 ऐड करना और 300 ऐड करना,
कि 1600 प्लस 300 1900 होता है। और यही क्यों लिए, पहले अपन 400 के मल्टीपल्स का गैप चलाते हैं क्लोज आने के लिए। तो फर्स्ट 1600 में तो आउट डेज कितने होते हैं, 0, और 300 में कितने होते हैं, एक आउट डे होता है। तो ये अपन को 5 3 1 0 रूल पता होना चाहिए। फर्स्ट 100 ईयर्स में 5 आउट डेज, फर्स्ट 200 ईयर्स में 3 आउट डेज, और फर्स्ट 300 ईयर्स में 1 आउट डे, और फर्स्ट 400 में 0 आउट डेज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो अपन ने क्लास में डिस्कस किया है। तो 1600 और 300, तो मतलब आपका नेट आउट डे कितना आ रहा है, 1। तो 001 से 1901 आना मतलब 1900 ईयर्स ऐड करना, है ना। तो 1900 ईयर्स में कितने ऑड डेज आ रहे हैं, एक ऑड डे आ रहा है। मतलब 1 जनवरी 1901 डे कौन सा है, मंडे प्लस 1 दैट इज ट्यूसडे। तो पहले काम क्या करना है, 1 जनवरी 001 से 1901 आना है, 1900 ईयर ऐड करेंगे क्योंकि 1900 के ऑड डेज जल्दी निकल जाते हैं बाय द कॉन्सेप्ट 5310। अब इसके बाद आपको 1901 से एंट्री लेनी है 1950 पे। ठीक है, तो 1901 से 1950 पे आने का मतलब 49 ईयर्स ऐड करना। अब 49 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, 49 ऑड डे होंगे। लीप ईयर कितने होंगे इसमें, फोर्थ पहला लीप ईयर होगा 1904, और लास्ट लीप ईयर कौन सा होगा, 1948। तो 48 माइनस 4, है ना। तो 44 डिवाइड बाय 4 11, तो मतलब सीधे सीधे 4 12 जा 48 है, 12 आपके लीप ईयर है, और आपके ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं 49। तो आपके सीधे ऑड डेज हो जाएंगे 49, और वो लीप ईयर में भी एक एक काउंट हो जाएगा। तो लीप ईयर का एक एक डे काउंट हो जाएगा, तो 12 और काउंट करोगे आप, क्योंकि 1 एक्स्ट्रा डे होता है लीप ईयर में। तो 49 59 और 2 61, 61 को अपन 7 से डिवाइड कर देंगे तो लीप ईयर आ जाएंगे। 7 8 ज़ा 56, तो आपका रिमाइंडर आ गया 5। तो ये 5 ऑड डेज हो गए। मतलब 1901 से 1 जनवरी आप 1950 पे अगर एंटर होते हो तो आपका डे आ गया है। ट्यूसडे में क्या ऐड होना है, ट्यूसडे में 5 ऑड डे ऐड होने हैं, ये वाले 5। ठीक है, तो क्या आएगा, वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आ जाएगा, है ना। तो ये संडे आएगा। अब जैसे ही आप 1 जनवरी 1950 पे एंटर हो चुके हो तो 26 जनवरी जाना है, मतलब और 25 दिन आगे जाना है। ठीक है, और 25 दिन के ऑड डेज कितने होते हैं, 7 3 ज़ा 21, तो रिमाइंडर इज 4। तो आपके 4 ऑड डेज आएंगे, तो आप संडे में 4 ऐड कर देना। तो संडे में 4 ऐड करोगे तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए, एक जिसमें रेफरेंस डेट पता है और एक जिसमें रेफरेंस डेट नहीं पता। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग फर्स्ट 4 8 एंड 9 लेटर ऑफ द वर्ड एजुकेशन, एंड व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। अगर एक भी लेटर बनता है तो फर्स्ट लेटर बताना है। इफ नो वर्ड्स कैन बी फॉर्म तो ए मार्क करना है, अगर 2 वर्ड बनते हैं तो बी मार्क करना है, और अगर 2 से ज़्यादा वर्ड्स बनते हैं तो डी मार्क करना है। तो एजुकेशन है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको कौन से लेटर लेने हैं, फर्स्ट, फोर्थ, 8 और 9। तो आपको ई सी ओ एन से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो अपन यहाँ पे जो मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ दिख रहा है, फर्स्ट इज कोन। ठीक है, तो मीनिंगफुल वर्ड एक तो बन ही रहा है। दूसरा जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, दैट विल बी वंस, ओ एन सी ई। ठीक है, तो ओनली 2 मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो इसलिए अपन का यहाँ पे क्योंकि 2 ही वर्ड बन रहे हैं तो अपन आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज। तो देखो यहाँ पे टर्म है K6V M12U O18T। तो अगर अपन फर्स्ट लेटर पोजीशन देखें तो KLM, ठीक है, एक लेटर छोड़ के, फिर MNO, तो फिर उसी हिसाब से MNOPQ, तो फर्स्ट लेटर Q बनेगा। फिर
फर्स्ट नंबर है 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 और ये 6 4 ज़ा 24 बनेगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर अपन वी यू टी में देखें तो रिवर्स देखोगे तो टी यू वी कंटिन्यूस चल रहा है। तो इससे पहले मतलब टी है, यू है और वी है, तो इससे पहले क्या होना चाहिए? एस। तो रिवर्स ऑर्डर में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, एम एन ओ एस टी यू वी जो ऑर्डर होता है वो अपन लगा रहे हैं। तो आपका जो लास्ट होना चाहिए वो है एस। तो Q24S, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ए ई इज 2622 2622। एस जेड का कोड बताना है आपका क्या होगा। तो ए ई और 2622 इज इक्विवेलेंट टू एस जेड। तो फिर क्या होगा? देखो इसमें एक पैटर्न जो फॉलो हो रहा है वो ये है कि ए आपका फर्स्ट लेटर होता है और ई क्या होता है? फिफ्थ। अब ए को अगर अपन लिंक करें 26 से तो 1 + 26 बनता है 27 और 5 + 22 बनता है 27। मतलब 5 + 22 करेंगे तो आपका सम जो करस्पॉन्डिंग नंबर और लेटर से बन रहा है वो सम आपका 27। तो ये लॉजिक है यहाँ। तो अब एस और जेड, एस कौन सा वर्ड होता है? लेटर लेटर पोजीशन क्या होती है इसकी? 19 और जेड की 26। अब 19 में क्या ऐड करेगी? 27 आए तो दैट इज 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पे आएगा तो आपका ये सम बनेगा 27 का। अब 26 में क्या ऐड करेगी? सम 27 बने तो आप ऐड करोगे 1। तो एस जेड का जो इक्विवेलेंट कोडिंग होगी दैट विल बी 8181, दैट इज ऑप्शन सी, क्योंकि अपन सम बना रहे हैं 27 का। ठीक है, देखो नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दी सीरीज। 4.5, देन 6, देन 15, देन 27 एंड देन 57 और फिर आपको टर्म बतानी है। तो देखो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है ये है 4.5 इंटू 2 करते हैं तो क्या आएगा? 9 और ये -3 कर दो तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही 6 में भी इंटू 2 कर दो, क्या आएगा? 12। फिर ये कर देना +3। तो इंटू 2 -3 इंटू 2 +3 सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, 6 2 ज़ा 12 +3 15। अब ऑल्टरनेट होगा, 15 इंटू 2 30, अब -3 होगा, 30 -3 27 और फिर क्या होगा? इंटू 2 +3, 27 2 ज़ा 54 +3 57। ठीक है, अब इसके बाद क्या होने वाला है? इंटू 2 है ना, तो इंटू 2 -3 होगा, तो 57 इंटू 2 क्या होता है? 114 और -3 करेंगे तो 111 आपका आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं, सम स्टेम्स आर नॉट लेम्स, ऑल कार्ड्स आर लेटर्स, सम कार्ड्स आर लेम्स। कंक्लूजन्स गिवन है। सबसे पहले सम स्टेम्स आर नॉट लेम्स, तो इसमें आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि सम स्टेम्स आर नॉट लेम्स का डिडक्शन एक्चुअली ये भी होता है, एटलीस्ट वन स्टेम इज नॉट लेम। या फिर एक और लॉजिकल डिडक्शन है इसका, ऑल स्टेम्स आर नॉट लेम। ये इसके दो डिडक्शन है, मतलब आप इसके भी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और ऑल कार्ड्स आर लेटर, तो पहले अगर अपन यहाँ पे बात करें ऑल कार्ड्स आर लेटर्स। ठीक है, ऑल कार्ड्स आर लेटर्स। सम, अब ये आपके कार्ड्स हैं, ऑल कार्ड्स आर लेटर्स एंड सब कार्ड्स आर लेम्स। तो सम कार्ड्स आर लेम्स, तो ये आपका लेंथ का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बोला है सम स्टेम्स आर नॉट लेम्स, सम स्टेम्स आर नॉट लेम्स में आप क्या कर सकते हो? ऑल स्टेम्स आर नॉट लेम्स भी है, तो मतलब आप यहाँ पे जो स्टेम्स है ये, मतलब
ये भी फॉलो होगा। ये जो डायग्राम है इसका मतलब है सम स्टेम्स आर नॉट लेम्स, इसमें ये भी फॉलो होता है कि सम स्टेम्स आर नॉट लेम्स, और ऑल स्टेम्स आर नॉट लेम्स भी फॉलो होता है। या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट एक लेम्प, एटलीस्ट वन स्टेम इज नॉट लैम्प। ठीक है, तो एटलीस्ट वन स्टेम मतलब यहाँ से कुछ लैंप है, एटलीस्ट एक तो है जो लैंप नहीं है। तो ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके जो है ये डेफिनेट क्लूज या लॉजिकल डिडक्शन है। अब आपको आंसर क्या देना है, कंक्लूजन देखना है। सम कार्ड्स आर स्टेम्स, तो सम कार्ड्स आर स्टेम्स तो फॉलो नहीं हो रहा। सम लेटर्स आर लैम्प्स, सम लेटर्स आर लैम्प्स तो ये तो डेफिनेटली फॉलो हो रहा है। ऑल कार्ड्स आर स्टेम्स, नो। सम स्टेम्स आर लैम्प्स, सम स्टेम्स आर लैम्प्स, तो अपन यहाँ पे ये लेंगे क्या, ऑल सम स्टेम्स आर लैम्प्स तब लेते हैं जब ऑल स्टेम्स आर लैम्प्स होता। ठीक है, ऑल स्टेम्स आर लैम्प्स होता तो सम स्टेम्स आर लैम्प्स उसका डायरेक्शन होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर है ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों डायग्राम डेफिनेट क्लू के लिए बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सम नंबर्स आर सीरीज, ऑल सीरीज आर सीक्वेंस, ऑल सीरीज आर रिलेशंस। कंक्लूजन बताने, तो सबसे पहले सम नंबर्स आर सीरीज, तो सम नंबर्स आर सीरीज, ऑल सीरीज आर सीक्वेंस, तो जितनी भी सीरीज है सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। ऑल सीरीज आर रिलेशंस, ऑल सीरीज आर रिलेशंस, तो इसमें अगर अपन देखें तो ऑल सीरीज आर रिलेशन तो अपन ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, कि सीरीज के सर्कल के बाहर क्या है, रिलेशन। ठीक है, ये तो ये सर्कल जो है वो ग्रीन सर्कल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, दो केस हो सकते हैं ना, तो ये ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पे अपन को क्या बोला है कि सम नंबर्स आर सीरीज, ऑल सीरीज आर सीक्वेंस, मतलब सीरीज आपका ये येलो वाला है ना, येलो वाला सर्कल सीरीज है, एंड ऑल सीरीज आर रिलेशंस, ये वाइट वाला रिलेशन है, ग्रीन वाला सीक्वेंस है। ऑल सीरीज आर सीक्वेंस एंड ऑल सीरीज आर रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है सम रिलेशंस आर नंबर्स, सम रिलेशंस आर नंबर्स, यस। ठीक है, सम नंबर्स आर नॉट सीक्वेंस, सम नंबर्स आर नॉट सीक्वेंस, इसका क्या है आंसर, सम नंबर्स आर नॉट सीक्वेंस, फॉल्स होगा, पॉसिबिलिटी होगी हाँ। तो ये मतलब अगर सम नंबर्स आर सीक्वेंस, यहाँ पे ये हो सकता है कि जैसे अपन ने बोला पढ़ा था यहाँ पे सम नंबर्स आर सीरीज, तो वो ऑल नंबर्स आर सीरीज भी होता है ना, तो ये सर्कल अंदर भी जा सकता है, मतलब ये केस भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे सम नंबर्स आर सीरीज का ये भी केस होता है ना कि ऑल नंबर्स आर सीरीज हो जाए, तो ऑल नंबर आर सीरीज में फिर सम नंबर्स आर सीक्वेंस जो है वो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पे यही मेंटेन रखेंगे, सम नंबर्स आर सीक्वेंस, तो ये पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है। ठीक है, अपन यहाँ पे मार्क कौन से कर रहे हैं, डेफिनेट। ऑल सीक्वेंस आर रिलेशन, ऑल सीक्वेंस आर रिलेशन नहीं, हाँ ये भी मतलब, हाँ ऑल सीरीज आर सीक्वेंस, तो ऑल सीक्वेंस आर सीरीज हो सकता है, सीक्वेंस रिलेशन नहीं हो सकता, है ना, तो ये भी नहीं है। सम सीरीज आर रिलेशन, सम सीरीज आर रिलेशन वो डेफिनेटली है, क्योंकि ऑल सीरीज आर रिलेशन है, तो सम सीरीज आर रिलेशन तो उसका लॉजिकल डिडक्शन है, तो ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलोज। ठीक है, देखो नेक्स्ट, विच इमेज फ्रॉम द बॉटम रो शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, आपको इसकी नेक्स्ट इमेज बतानी है, तो ये आपकी क्वेश्चन है और ये आपके ऑप्शन हैं। ठीक है, तो इसमें
क्या रिप्लेस करेगा? देखो इसमें जो अगर आप देखोगे ध्यान से तो सीक्वेंस ये फॉलो हो रहा है कि जो फर्स्ट वाला डार्क है वो नेक्स्ट में एक पोजीशन नीचे है, फिर उसके नेक्स्ट पोजीशन में एक और नीचे है, तो उसके नेक्स्ट में एक और नीचे जाएगा। मतलब ये फर्स्ट कॉलम पे फोकस करो, इसका जो फर्स्ट डार्क है वो एक एक करके नीचे जा रहा है, तो फिर ये नेक्स्ट में यहाँ, थर्ड पे यहाँ, फोर्थ पे यहाँ होगा एकदम बॉटम पे। तो मतलब आंसर या तो ये है या तो ये है, तो ये दोनों आउट हो गए। ठीक है, सिमिलर पैटर्न अगर अपन देखें मिडिल वाले बॉक्स का, तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये एक शिफ्ट ऊपर हो गया, फिर एक शिफ्ट नेक्स्ट में हो गया, फिर एक शिफ्ट नेक्स्ट ऊपर जाएगा, तो ये आपका ये आएगा, मिडिल वाला एकदम टॉप पे पहुंचेगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। और ऐसे ही आप थर्ड का देखोगे तो थर्ड क्या हो रहा है, लेफ्ट जा रहा है एक एक, फिर ये लेफ्ट, फिर इसके बाद आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो लेफ्ट पोजीशन, तो ये आंसर है ऑप्शन बी। आगे समझ में? नेक्स्ट, MPS, TRQ, OKU and there are 10 members of a family. 10 members हैं फैमिली में। P daughter of M, sister of R, Q son-in-law of O, M grandfather of T and U, P sister-in-law of S, R is maternal uncle of NK, N is only son of Q, and T and U are sisters. तो आपको ये आंसर देना है, हाउ इज P रिलेटेड टू T एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो पहले इसका अपन फैमिली ट्री बना लेते हैं। तो अपने पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि P इज डॉटर ऑफ M, P इज डॉटर ऑफ M, ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ R, तो सिस्टर है R की। R का जेंडर क्लियर नहीं है, M का भी क्लियर नहीं है, ये हो गया। Q इज सन इन लॉ ऑफ O, तो मतलब O है, उसकी कोई बेटी होगी, उसका जो हस्बैंड है वो कौन है, Q। तो ये सन इन लॉ का अपन को एक क्लू दिया है। M इज ग्रैंड फादर ऑफ T एंड U, तो मतलब यहाँ अगर फर्स्ट जनरेशन है M, तो अपन यहाँ पे T एंड U, तो T और U अपन लास्ट थर्ड जनरेशन में रख देंगे, क्योंकि M क्या है, ग्रैंड फादर है। तो ग्रैंड फादर मतलब यहाँ पे जेंडर मिल गया M का, M इज ग्रैंड फादर ऑफ T एंड U। P इज सिस्टर इन लॉ ऑफ S, P की सिस्टर इन लॉ है S, तो S जो है सिस्टर इन लॉ है P की। ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ऑफ एस। आर इज द मैटरनल अंकल ऑफ एन एंड के, आर की बात मतलब जेंडर क्लियर हो गया। आर इज मैटरनल अंकल किसके, एन और के। ठीक है, एन और के ये मैटरनल अंकल हैं। तो ये अगर मैटरनल अंकल हैं और ये दोनों भाई बहन हैं, तो ये हो सकता है कि आर और एस कपल हो। ठीक है, आर और एस कपल हो, क्योंकि ये पी की सिस्टर इन लॉ है एस। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, और आर क्या है, मैटरनल अंकल है, मैटरनल अंकल एन और के, तो उसका रिलेशन पी से हो सकता है एन के का, है ना। और एन इज द ओनली सन ऑफ क्यू, अच्छा क्यू आ गया, और क्यू के बारे में अपन को पता था वो ओ का सन इन लॉ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अपन ओ रखते हैं। ठीक है, ओ सन इन लॉ है, सॉरी क्यू सन इन लॉ है, और ये इसकी वाइफ हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे दिया है एन इज ओनली सन, तो ये एन जो है वो इसका सन है, एन इज द ओनली सन ऑफ क्यू, तो मतलब के क्या हो जाएगी, डॉटर, क्योंकि उसको एक ही बेटा है। और ओ क्यू क्या था, सन इन लॉ है ओ का, तो वो एम की जो वाइफ होगी वो होगी ओ, तो इन दोनों का ये हो गया सन इन लॉ। ठीक है, तो अब अपन को ये मिल चुका है, तो मतलब ये जो एन और के है ये टी और यू थे,
और ये एन के जो हैं इसके ये मैटरनल अंकल है। ये मैटरनल अंकल हो। टी एंड यू आर सिस्टर्स, ये आपस में सिस्टर्स हैं, इनके जेंडर क्लियर। ठीक है, मतलब पूरा जो है वो ज़्यादातर मतलब मैटरनल और साइड की तरफ से पूरा, पी का जो था, पी का जो मैटरनल साइड है उसकी तरफ से पूरा सेट बना हुआ है ये, है ना। चलो भाई, क्या है क्वेश्चन? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी? पी रिलेटेड टू टी। पी रिलेटेड टू टी। तो पी रिलेटेड टू टी, और ये इसके ग्रैंडफादर है, मतलब टी और यू इनके बच्चे होंगे, आर एस के, है ना। तो ये इनके चिल्ड्रंस हो गए। तो मतलब पी रिलेटेड टू टी पूछा है, तो मतलब पी सिस्टर है आर की, तो मतलब ये उसकी क्या हो गई, आंट, मतलब बुआ, जिसको बोलते हैं ना आंट, इंग्लिश में आंट हो गई। ठीक है, मतलब फादर साइड से अगर अपन देखें तो आंट है। दैट इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? आर इज सिस्टर ऑफ पी? नो। पी इज सिस्टर ऑफ आर है। के इज सन ऑफ एस? नो। एन के तो क्यू और पी के बच्चे हैं ना। ओ इज हस्बैंड ऑफ एम? ओ इज हस्बैंड नहीं, वो तो वाइफ है एम की। ठीक है। एस इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम? एम की डॉटर इन लॉ एस, यस ये ट्रू है, ये डॉटर इन लॉ है, तो ये आंसर करेक्ट है, ऑप्शन डी। आ गया समझ में? क्लियर? तो ये फैमिली ट्री के जनरेशन के अकॉर्डिंग बनाना है, ये ध्यान रखना।